नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। मानसून ने जिले में दी दस्तक। पिछले 15 घंटे से लगातार हो रही बारिश, प्रशासन जल भराव की स्थिति से निपटने हेतु रहा सतर्क। सांसद जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई दिशा समिति की बैठक। मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ रीवा कलेक्टर भी अनाथों के बने नाथ। रेड क्रॉस सोसाइटी भी बनेगी अनाथ बच्चों का सहारा। खबरें अब विस्तार से। प्रदेश सहित रीवा जिले में भी मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रीवा प्रशासन ने भी दिखाई सख्ती। कई जगह बारिश का पानी भर जाने से कुछ स्थानों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौके पर अपर कलेक्टर एवं अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ल ने संभाला मोर्चा। हम आपको बता दें कि शहर में पिछले 15 घंटों से लगातार हो रही है बारिश, जिसके चलते कई जगह जलभराव जैसी स्थिति बनने पर स्वयं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा ने निरीक्षण कर व्यवस्था बनाने का प्रयास शुरू किया, जिससे नगर निगम की टीम भी शामिल रही। हम आपको बता दें कि शहर में कल से लगातार हो रही बारिश के कारण रीवा शहर के कुछ स्थानों में जल भराव हो गया था, जिसको देखते हुए अपर कलेक्टर इला तिवारी एवं नगर निगम के अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ल द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर जल निकासी की व्यवस्था बनाई गई। वहीं नगर निगम प्रशासन द्वारा कई जगह कंट्रोल रूम बनाया गया है। नगर भ्रमण के दौरान प्रशासन को सूचना मिली कि रानी तालाब के पास कई वर्षों से नालों में पानी भर जाता था, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए अपर कलेक्टर इला तिवारी एवं अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ल ने आज निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्था को मौके पर पहुंचकर सुधारा। देखा जा रहा है कई वर्षों से बरसात के मौसम में रानी तालाब के सिंधी कॉलोनी के पास बरसात के मौसम में नालों में पानी भर जाता था। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद नगर निगम प्रशासन अलर्ट हो गया है। देखने वाली बात यह है कि 15 घंटों की बारिश के बावजूद ज़्यादातर बस्तियों में जल भराव देखने को नहीं मिला। इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो पिछले वर्ष के मुकाबले स्थिति काफ़ी बेहतर दिखी। कहीं कहीं पानी भरा भी था तो वह लगभग 15 से 20 मिनट में स्वयं निकल गया। फिलहाल शहर में स्थिति सामान्य है। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि लोगों द्वारा अतिक्रमण करके नाली के ऊपर भी घर निर्माण कराया गया था, जिसकी वजह से जलभराव जैसी स्थिति भी निर्मित होती थी। फिलहाल नगर निगम की टीम सुबह से ही अलर्ट है। जहां शिकायत आ रही है वहां पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं निराला नगर स्थित निचली बस्ती में भी पूर्व से ही नालों की सफाई करवा दी गई थी, जिसके कारण बस्ती में अंदर लोगों के घरों में जलभराव की स्थिति नहीं निर्मित हुई। आइए सुनते हैं शैलेंद्र शुक्ला, अधीक्षण यंत्री नगर निगम रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या स्थिति थी? तो स्थिति ऐसे है कि पहले बाढ़ हुआ गिरी तो फिर नाला बनवाए नहीं पार्सल जी आए के मान लीजिए कि नगर निगम वाले सब पूरे या नाला साफ करवाए नहीं, नाला साफ करवाए के फिर चले गए। झुग्गी आ गिरा देते रहे तो फिर हम कहें कि साहब ऐसा है कि झुग्गी ने गिराई। हम लोग मान लीजिए कि गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, तो मान लीजिए कि झुग्गी नहीं गिराई, नाला साफ करा दी नहीं, नाला साफ करा के वो कर दिया। पानी नहीं भरा, पानी नहीं भरा, निकल गया। कौन सा वार्ड कहलाता है ये 9 वार्ड का आता है। कौन सी बस्ती है? ये निराल नगर बस्ती। हमारे यहाँ जो वाटर लेक थी, जहाँ वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो रही थी, जैसे सिंधी कॉलोनी आप ले लीजिए टाइम तालाब के पास, तो आपने देखा हम लोगों ने नाला बना दिया है। जैसे बनाया पूरा नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन फिर भी इतना अच्छा हमने व्यवस्था कर दी है कि वहाँ भी कोई व्यवस्था पानी के पास नाल किसी नहीं जाता। जो स्टार्ट बता रहता है पानी बरसाती पानी आ रहा है, वो आता है और निकल रहा है। तो एक तो वो वाटर में बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो वाटर लॉगिंग एरिया थी, वहाँ ठीक हो गया है। पाल पहले से आप देखते थे कि हर साल ऐसा बहुत दिक्कतें आती थी। इस बार आपने देखा हुआ खुद देख लीजिए, जिस तरह आप गए होंगे तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। भराव किसी नहीं, थोड़ा बहुत रेनफॉल हो रहा है तो उसको बढ़ते चल है होगा ही। तो एडी कॉलोनी में आप देख लीजिए, ये सब किस तरीके से एक्सपेंसिव एरिया को करते थे। एडी कॉलोनी में नाला बना दिया है, सिलौड़ी में वहाँ नेशनल पुल बना दिया है। तो जो नई बस्ती सराउंडिंग एरिया वहाँ पानी बस का पहले निकल रहा है। जब पुल कंप्लीट नहीं हो पाई है, लेकिन नाला लाइन कंप्लीट होने की वजह से पानी का फ्लो पूरी चल रहा है। ऐसे तमाम जहाँ जहाँ है, हम नदी गए थे उधर मुक्ति नगर तरफ, वहाँ भी हमने देखा कि पानी का फ्लो बढ़िया चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इमरजेंसी की पूरी टीम तैनात है। हमारा कंट्रोल रूम चल रहा है दिक्कत 4-4, 5-5 जेसीबी हमारे पास हैं, जो हम तत्काल किसी कंप्लेन आती है तो हम तत्काल वहाँ जब कोई एस बनी कि पानी खराब हुआ तत्काल कर पानी निकालते हैं। तो मैं समझता हूँ अच्छा ये राउंड का
क्लास मतलब हमारी टीम एक्टिव 4 इसमें बता हुआ टाइम बता हुआ सबका वो सब काम कर रहे हैं, कंट्रोल किया जा रहा है। सर बस्तियों में अतिक्रमण भी कहीं ना कहीं जिसकी वजह से जल देखिए जमाव अतिक्रमण मतलब अगर आप इसको अदरवाइज न लें तो इस बात की पब्लिक को भी थोड़ा देखिए, इस बात को हमको सहयोग करना चाहिए। आप देखे होंगे हमेशा देखिए कि लोग 1 करोड़ की बिल्डिंग बना लेते हैं, बहुत छोटी बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन नाली में कब्जा करना नहीं बोलते। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अगर पब्लिक भी इसमें सपोर्ट करे, तो लोग ये समझें कि सामने वाला घर में पानी भरेगा, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। नगर निगम देखिए, नगर निगम को काम है, आप मैंने को भी कह सकते हैं कि आपने बिल्डिंग कहीं तोड़ दिया है, लेकिन आप भी समझते हैं कि इतना जल्दबाजी में सब चीज़ नहीं हो पाती है। और जब हर आदमी की ओर हो जाएगा, मैंने हर आदमी वही आप काम करेगा, तो प्रशासन भी कितना क्या करेगा। हमको ये समझ लेना है, समझना है कि बाढ़ की वजह से न बनने पाए, लोग फिर दरवाजा हम न बंद करें, नाली में कब्जा न करें। ऐसा अगर एक यही पब्लिक भी सोच के रख ले, भाई नगर में तो परमिशन ही देती है कि आपके रोड के सामने 10 कितने फीट छोड़ के फिर अपने स्वयं को मकान छोड़ के पीछे इतना छोड़ना आप एक सही परमिशन रहता है। लेकिन आप देखे होंगे अक्सर रो में देखिए तो आप लोगों को बिल्डिंग सीधे नाली में जाती है। नगर में कोई का प्रयास कर रहा है, नालों का तो हमने हटाया है, नाली सफाई हमने की है, जहाँ आप सेक्शन ने उसको दूर किया है, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक सहयोग, क्योंकि हम तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो पब्लिक को भी समझना पड़ेगा और कि हमको थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, जिससे कि हम लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और हमने बचाने के लिए, बात से बचने के लिए, अपने उससे बचने के लिए हमको थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। ऐसा मेरा पब्लिक को भी। कोरोना संकट काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत रीवा सांसद जनार्दन मिश्र एवं अभय मिश्र के द्वारा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की उपस्थिति में सौंपे गए 10,000 के चेक। हम आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज जिला कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले अनाथ हुए बच्चों को सहायता राशि प्रदान करने हेतु सांसद जनार्दन मिश्र एवं अभय मिश्र द्वारा 10,000 रुपए के चेक दिए गए। कोविड-19 से होने वाली मौतों के बाद अनाथ हुए बच्चों की देखभाल सरकार के द्वारा की जाएगी, जिसके चलते रीवा में 3 बच्चों को चिन्हित किया गया था। जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के तहत इन तीनों बच्चों को रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 10-10 हज़ार रुपए की सहायता राशि दी गई है। वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को पीएम आवास योजना के तहत मकान भी दिए जाएंगे। इसके साथ इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पहली कक्षा के साथ ही प्रत्येक बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपए की राशि बैंक खाते के माध्यम से दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अनाथों के लिए नाथ बनकर सामने आए रीवा कलेक्टर। राज्य शासन की इस योजना के अलावा जिला प्रशासन के द्वारा अनाथ बच्चों को जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है या ऐसे बच्चे जिनके यहाँ कोई कमाई का जरिया नहीं है या कमाई करने वाले की मृत्यु हो चुकी है एवं एकल अभिभावक है लेकिन उनके आय का कोई स्रोत नहीं है, ऐसे बच्चों को जिला प्रशासन की पहल पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक अकाउंट बनाया गया है, जिसमें समाज सेवियों एवं समृद्ध लोगों की सहायता से ऐसे बच्चों की मदद की जाएगी जो अनाथ हैं, भले ही उनके अभिभावक या माता पिता की मृत्यु कोविड के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से हुई हो। आपको बता दें कि इस दौरान रीवा कलेक्टर ने शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों से भी अपील करते हुए कहा है कि जिससे जो भी बन सके अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे ऐसे अनाथ बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। इसी के चलते आज मिलर संचालकों के द्वारा 5 लाख रुपए की सहयोग राशि रीवा कलेक्टर को सौंपी गई है। हम आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर के द्वारा इस प्रकार की पहल पहले भी की गई है, जिसके चलते साधना जायसवाल जैसी अनाथ लड़की को उड़ान भरने के लिए उसकी मदद की गई थी। प्रस्तुत है इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसे आपको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मतलब इस योजना लागू किए गए। कौन सी बच्चा है मतलब पेरेंट्स मतलब है ना, दोनों है ना, मदर एंड फादर दोनों है ना खो गए हैं या पहले ही किसी एक का डेथ हो गया, अभी ना ड्यूरिंग कोविड है ना इस सीज़न में ना किसी का डेथ हो गया है, तो उन बच्चों का मतलब 5,000 रुपीज़ है ना पर मंथ के हिसाब से ना आज है ना मतलब 3 बच्चों का हम लोगों ने आदेश जारी किए हैं। उसके साथ साथ रेड क्रॉस के माध्यम से हम लोगों ने 10,000 रुपये का ना मदद किए हैं और उनका प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में प्राथमिकता क्रम पे उनका आवास आवंटन करने की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। उसमें एक बच्चे का आवेदन भी आ गया, उन्होंने पैसा भी जमा किया, उनको प्रधानमंत्री आवास दे रहा है। इसके अलावा एक जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि की ओर से एक और इनिशिएटिव हम लोग कर रहे हैं
ऐसे बच्चे हैं, ना सिर्फ है ना कोविड, पूरा ज़िले में कितने भी अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फन बच्चे हैं उन, और या सिंगल मदर है, मतलब है ना कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे बच्चे को शिक्षा और स्वास्थ्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग उन लोगों को मदद करने के लिए रेड क्रॉस में ही एक सेपरेट है ना अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं। उसके लिए भी हम लोग है ना कल से अपील करेंगे, मतलब कोई भी व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकता है। फिर ऐसे बच्चे को हम लोग मुझे लग रहा है अभी तक है ना 51 बच्चे ऐसे हैं, उसको ऑलरेडी हम लोग ने चिन्हांकित किए हैं किनकी ना सपोर्ट की ना ज़रूरत है। आज हमारी ना मिलर्स एसोसिएशन ने भी ना 5 लाख रुपए सबसे पहले आज है ना मतलब जमा किए हैं। कल से मैं सभी नागरिकों से भी अपील करूंगा प्रॉपरली कि उसमें आप लोग ना कंट्रीब्यूट करें। ऐसे बच्चे किसी कोई सहारा नहीं है, उनका हम लोग है ना आर्थिक रूप से भी उनका शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ना उनको बेहतर बनाने के लिए मदद कर सकें। सर शासकीय अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें मतलब है ना हमसे शुरू करके सभी शासकीय अधिकारी से भी ना अपील किया जाएगी वो लोग भी ना इस ना अच्छे काम के लिए ना कंट्रीब्यूट करें। उसमें ऐसे बच्चों को भी कवर करेंगे मतलब बहुत ज़्यादा अति गंभीर है ना कुपोषित है और उनको है ना माँ बाप है ना उस परिस्थिति में नहीं है कि मतलब उस बच्चे को है ना बहुत अच्छे से ना पोषित है ना कर सके। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में रखी गई दिशा समिति की बैठक में नल जल योजना, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं वैक्सीन को लेकर की गई चर्चा। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठक सांसद जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य बिंदु जल जीवन मिशन की प्रगति, प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना की प्रगति एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण तथा कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान पीएम आवास योजना के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जमकर क्लास ली गई। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, कलेक्टर इलैया राजा टी, निगम आयुक्त मृणाल मीणा, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखेड़े, एडीएम इला तिवारी सहित विधायकों के प्रतिनिधि तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिशा की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में नल जल योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरों में हर घर में नल लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को पैसा नहीं मिला है उनको पैसा देने की योजना बनाई जा रही है। वैक्सीन को लेकर भी चर्चा की गई है जिसमें तीसरी लहर में बच्चों को बचाया जा सके। वहीं गरीब कल्याण योजना के तहत हर गरीबों तक राशन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए सुनते हैं सांसद जनार्दन मिश्र से प्राप्त जानकारी के अंश। कब तक करेंगे ये तो मांगी नहीं जाना, कब तक करेंगे? ये मैंने 3 महीने को बोला है अभी तक पिछली बैठक तो वो 3 महीने हो गए ना। 3 महीने में आपने क्या किया ये आप उनको बता दो, बाकी काम करो। अगर आपको इस तरह से करना है तो इसको बंद करिए। आपने 3 महीने में क्या किया आपको ये बता दो। ज़्यादा विश्वास भी नहीं करता किसी पत्रिका मत लिखवाइए और ना डायरेक्ट एक्शन करवाइए, दोनों चीजें बताए रहते हैं। इसलिए काम करिए, हमको बताइए ना कहाँ दिक्कत है। आप लिखिए, पढ़िए, भोपाल में बात करें, दिल्ली में बात करें, कहाँ करें आप जो हमारे साथ समझाओ। तो अगर आपकी चीजों में समझ नहीं आ रहा है, आपके अधिकारियों को नहीं समझ में आ रहा तो उनको बताइए, हम लेके चलेंगे आपको। आवास और अभी जो तात्कालिक समस्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो राशन गरीबों को दीपावली तक मिलेगा उसकी व्यवस्था की गई है और ये इंतजाम किया गया है कि एक भी दाना कहीं भी गरीब का छिनने न पाए, सबको पर्याप्त जो उसका हक है वो मिले।
पहली व्यवस्था तो ये की गई। दूसरा, नल जल योजनाओं की व्यवस्था है कि नल जल योजना का काम तेज़ी से बढ़े और थोड़ा कोविड की वजह से जो धीमी गति आई थी उसको तेज़ी आए। प्रधानमंत्री आवास, चाहे वो शहरों ही हो ग्रामीण हो, उनका जो पैसा आया वो चला गया कि नहीं चला गया, और जो कुछ अड़चने हैं उनको दूर करके हितग्राहियों को पैसा मिले। और वैक्सीनेशन, जो इस समय जो सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि हमारे बच्चे कैसे बचें। अगली जो तीसरी लहर आने वाली है उस लहर में बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होंगे। उन बच्चों को अगर बचाना है तो वैक्सीनेशन आवश्यक है। 21 तारीख से वैक्सीनेशन का सप्ताह शुरू होने वाला है और उसके लिए सब लोग गांव-गांव जाएं, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। ये सारे मुद्दे थे आज के विचार विमर्श के लिए, और मैं समझता हूं कि आज की बैठक के बाद ये गरीबों को अनाज एक एक दाना उनको मिलेगा, वैक्सीनेशन का काम तेजी से शुरू होगा और प्रधानमंत्री आवास के काम भी तेजी से बढ़ेंगे। नल जल योजना का काम भी आगे बढ़ेगा। यही था। नल जल योजना में घर घर हर व्यक्ति के घर के सामने नल की टोंटी रहना है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और उसे 2 वर्षों के अंदर पूरे रीवा जिले को एक एक घर को नल से के माध्यम से पानी देना है। लापरवाह अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। हाँ, वो तो जो काम नहीं करेंगे वो तो फटकार के, अब आगे दंड भी मिलेगा उनको। अभी तो केवल फटकार लगाई, कल दंड भी मिलेगा। तो क्या काम था उनका? मऊगंज में प्रधानमंत्री, आप मऊगंज है, त्योंतर है, कई जगह प्रधानमंत्री आवास में कोऑर्डिनेशन नहीं है और लापरवाही है, सुस्ती है, तो उसके लिए तो उनको डांट से माने अभी तो केवल फटकार लगाई, आगे पनिशमेंट मिलेगा। रीवा में मशहूर बिल्डिंग को लोग फांसी घर के नाम से जानते हैं। ये इमारत रीवा में पुराने रीवा या यूं कहें कि किले के प्रवेश द्वार पर मौजूद है। जब इतिहास के पन्नों को खंगाला गया तो पता चला कि ये फांसी घर नहीं, वॉच टावर है, जो आज भी बड़ी शान से खड़ी है। हालांकि अब यह वीरान सी नजर आती है। इस बिल्डिंग को महाराजा रघुराज सिंह ने चारों तरफ निगरानी और एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के उद्देश्य से बनवाया था। आपको बता दें कि इतिहासकारों की माने तो बुंदेला राजाओं ने 18वीं शताब्दी में रीवा में आक्रमण करके विजयश्री हासिल की थी। जीत के उपलक्ष्य में इस जगह पर बनवा डाला अपना कीर्ति स्तंभ। बदलते वक्त के साथ रीवा राजघराना या यूं कहे बघेल वंश फिर से मजबूत हुआ। फिर शुरू हुआ इस जगह को तोड़ने का सिलसिला। दरअसल रीवा नरेश महाराजा रघुराज सिंह बुंदेलहा दरवाजे को गुलामी की निशानी मानते थे, इसलिए उन्होंने 1865 में इसको गिरवा दिया था। 250 साल पहले बनी इमारत को तोड़कर वॉच टावर बनाया गया। मकसद था रीवा के चारों ओर के इलाके की चौकसी करने का। जबलपुर को इलाहाबाद बनारस से जोड़ता था, इसलिए लगभग 50 कोस दूर इस जगह से दूरबीन के माध्यम से नजर रखी जाती थी। वो दूरबीन रीवा राजाओं ने हॉलैंड से मंगवाई थी। साथ ही तत्कालीन महाराजाओं ने एक ऐसी तकनीक का भी विकास किया था जिसके माध्यम से थोड़ी थोड़ी दूर पर सिग्नल भेजकर पूरे राज्य में संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता था। उसको भी यहाँ स्थापित किया गया। इसके ऊपरी टावर पर बिहार बिछिया नदी के संगम पर बने किले के ठीक सामने यह वॉच टावर आज भी मौजूद है। टावर के भूमितल पर कोतवाली दफ्तर एवं हवालाती वार्ड था। इसमें 4 दरवाजे हैं जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार है। इसके ऊपर इटैलिक एवं ब्रिटिश शैली की पट्टिका है। पुराने समय में इस टावर के आखिरी मंजिल में हॉलैंड निर्मित दूरबीन लगी हुई थी जिससे कोसों दूर की गतिविधियां देखी जा सकती थी। उसी मंजिल में एक सिग्नल लगवाया गया था जिससे एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल भेजे जाते थे। टावर के आखिरी मंजिल में चढ़कर गोविंदगढ़, गुड़, सतना, शारदा देवी मैहर को आसानी से देखा जा सकता था। हालांकि अब इस जगह को रीवा की पुलिस इस्तेमाल करती है, लेकिन इस टावर के अंदर के हिस्से को देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ पर वर्षों से कोई नहीं आया। हमारी टीम ने इस जगह का दौरा किया और वॉच टावर पर जहाँ तक जाया जा सकता था वहाँ तक पहुँचे। आइए सुनते हैं इस इमारत के संबंध में वरिष्ठ इतिहासकार असद खान से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, जो वॉच टावर है ये काफ़ी पुराना है। इसके पहले दरअसल ये 1865 में बना ही है। इसका निर्माण महाराजा रघुराज सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ था। ये जो वॉच टावर है ये लगभग 80 फीट ऊंचा है और पूरा इसकी जो शैली है
इसकी ये इटैलिक शैली या यूरोपियन शैली कह सकते हैं इसे। दरअसल इसके पहले इस टावर के पास एक दरवाज़ा था, बुंदेलहा दरवाज़ा कहते थे इसे। बुंदेलों ने रीवा राज पे 1726 पे हमला किया था और अपना एक विजय द्वार बनवा दिया था। महाराजा रघुराज सिंह जब कार्यकाल में आए तो उनको लगा कि ये एक गुलामी का प्रतीक है, तो उन्होंने दीवान दीनबंधु पांडे से कहा कि इसको गिरवा दो। तो दीनबंधु पांडे जो रीवा राज के दीवान थे, उन्होंने इसे गिरवा दिया। और उस वक्त जो है यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे उनके जो एजेंट हुआ करते थे वो थे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि चूँकि 1857 की क्रांति में जो ये जीटी रोड है, NH7, ये जो मेन रोड जाती है, ये अपना ये कलकत्ते की तरफ जाती है जो अपनी रोड है, तो इस रोड से क्रांतिकारी गुजरते थे, तो उन पर निगाह रखने के लिए एक इसका निर्माण करवाया था। और इसके ऊपर आप जब चौथे मंजिल में जाएंगे तो लगभग 4.5 बाई 4 का एक वहाँ पे प्लेटफार्म जैसा है, उसमें एक हेलू लगा था, दूरबीन लगी, हालैंड की दूरबीन थी, 5 फुट की दूरबीन थी वो। तो चूँकि महाराजा रीवा का जो मेन बांधवगढ़ था, तो बांधवगढ़ में और रीवा संदेश भेजना है तो उसकी 2 विधि थी। एक विधि ये थी कि कबूतर के पाँव में टांग पे खत बांध के उनको उड़ाया जाता था, प्रशिक्षित हुआ करते थे। दूसरी विधि ये थी कि अगर कोई रीवा राज में संकट हो जाए, यहाँ पे रीवा में संकट हो जाए या किसी जगह कोई संकट हो जाए, तो उनको मैसेज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक सबसे ऊंचे वाले में जो ये इमारत है बाज टावर, इसके ऊपर एक हेलू सिस्टम, सिग्नल सिस्टम उसमें महाराजा वेंकटरमन सिंह ज़माने में लग चुका था। वो उसका जो सिग्नल का जो कनेक्शन था छुया घाटी से था, छुया घाटी में एक सिग्नल था। और इस तरह जो रीवा राज के अंदर ऊंची ऊंची जो चोटियाँ थीं पहाड़ियों की, उन चोटियों पे वो सिग्नल रखे गए थे। अगर यहाँ पे जो सिग्नल जो मास्टर था वो कोई सिग्नल करेगा तो छुइया वाला समझ जाता था कि क्या सिग्नल है, वो आगे मैसेज कर देता था। इस तरह से बांधवगढ़ तक पूरे सिग्नल पहुँचते थे। उन सिग्नलों को पढ़ने के बाद वो समझ जाते थे कोड के क्या है और क्या सिग्नल किया गया। इस वाच टावर में अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको शारदा देवी की चोटी दिखेगी मैहर की, इसमें गुड़ दिखेगा, इसमें गोविंदगढ़ की पहाड़ियाँ दिखेंगी, गोविंदगढ़ का, और इसमें सतना तक इसमें देखा जा सकता था। मैं इसमें 25 साल पहले चढ़ा था तो उस वक्त हमने इसका दृश्य देखा था। और रीवा का नया रीवा या पुराना रीवा जो है, आप इसके ऊपर से पूरे दृश्य का अवलोकन कर सकते हैं, आपको दिखेगा। और इस तरह से ये निगरानी के लिए मीनार बनाई गई थी। इसमें कभी फांसी नहीं हुई। इसमें लोग कहते हैं कि फांसी हुई है, इसमें कभी कोई फांसी नहीं हुई, ना फांसी घड़ी हुई। ये केवल मूल उद्देश्य इसका था कि हम मीनार बनवाएं और इसके ऊपर से निगरानी रखें। क्योंकि 1885 में यहाँ पे मेजर DW के बाद जो पॉलिटिकल एजेंट था और महाराजा वेंकटरमन जी का माइनॉरिटी पीरियड था, तो उस वक्त जो है रीवा का जेल 1885 में बन चुका था और फांसीगर जो था वो रीवा जेल के भीतर था। इसमें कभी कोई फांसी नहीं हुई है। ये लोगों को केवल जानकारी न होने की वजह से लोग कहते हैं कि यहाँ पर फांसी हुई है। अभी कभी कोई फांसी नहीं हुई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।